जब हम एक बार हॉस्पिटल आ जाते हैं, है ना, हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई भी बीमारी हो, हम वहाँ पे किसको फॉलो करते हैं? किसकी बात सुननी चाहिए हमें वहाँ पे? किसकी बात सुननी चाहिए अस्पताल में जाकर? मेडिकल एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की, प्रोफेशनल्स की। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होता है। ये भी हॉस्पिटल है, इसमें भी मेडिकल अथॉरिटीज़ ने डॉक्टर भाटिया को लाइसेंस दिया है। डॉक्टर भाटिया ने और बाकी सारी टीम ने साइकेट्रिक बीमारियों की पढ़ाई करी है, ठीक है, जिसमें से हम सारे जो फैमिलीज़ यहाँ बैठे हैं, हम अपने अपने पेशेंट को लाए हैं जिनको ब्रेन डिसऑर्डर की बीमारी है, साइकेट्रिक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। अब आप उसको एडिक्शन बोल लो, एडिक्शन की है, डिप्रेशन की है, आपके केस में पर्सनालिटी इश्यूज़ की है, बिहेवियर्स की है, किसी को डिप्रेशन की है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है। मगर अल्टीमेटली बॉडी के किस ऑर्गन का ट्रीटमेंट हो रहा है? वो हो रहा है ब्रेन का ट्रीटमेंट। बाकी सारी बीमारियों में जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, तो हमारी ब्रेन काम कर रही होती है। आप दांतों के लिए जाओ, आप टीबी के लिए जाओ, आप कोविड के लिए जाओ, ब्रेन काम कर रहा होता है। और ब्रेन इज द मैसेंजर, ब्रेन हमारा कमांडर है। ब्रेन बताता है सब कुछ, ब्रेन सब कुछ प्रोसेस करता है। तो हमारी जिंदगी को भी ब्रेन चलाता है, हमारी बाकी की बॉडी को भी ब्रेन चलाता है, राइट? ठीक है, अब ये कमांडर है हमारा। अगर ये कमांडर ही बीमार हो जाए, अगर ब्रेन के किसी हिस्से में, क्योंकि ब्रेन भी बॉडी का हिस्सा, बीमार हो सकता है, थक सकता है, ब्रेन में केमिकल्स हैं, वो बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, बनना बंद हो सकते हैं। तो जब शरीर का कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाता है, ठीक तरह से काम नहीं करता, तो जो जो काम वो हिस्सा करता है ना, वो भी खराब हो जाते हैं। अगर ब्रेन बीमार है तो थॉट्स भी बीमार हो जाएंगी, सोचें भी बीमार हो जाएंगी। जो हमारे पेशेंट बिहेवियर्स करते हैं, हरकतें करते हैं, वो भी बीमार हो जाएंगी। वो ठीक नहीं निकलेंगी ना, नॉर्मल नहीं निकलेगी। और वैसे देखा जाए तो बचपन से लेकर आज तक हमें इस बात का पता है, हम ये बोलते आए हैं बचपन से सुनते आए हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया ऐसे कर, तेरा दिमाग खराब हो गया ठंड में स्वेटर नहीं पहना, तेरा दिमाग खराब हो गया इतना खाई जा रहे। सुनते या नहीं सुनते? कोई है, तेरी मत मारी गई है, बचपन से सुन रहे हैं, मगर उसको मानने में कितनी मुश्किल होती है कि आज के डेट में, यानी कि अगर मत ठीक तरह से काम कर रही है तो पर्सन नॉर्मल जो पैरामीटर्स होते हैं उसके हिसाब से कर रहा है। जैसे हमारी सोसाइटी में नॉर्मल पैरामीटर है, घर में सुबह होती है, सब उठते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, अपनी अपनी रूटीन में लग जाते हैं, त्योहार वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, इकट्ठे करते हैं, दुनियादारी निभाते हैं, रात को सो जाते हैं। नॉर्मल एक रूटीन का घर उतार चढ़ाव में ऐसे ही चलता है। और हर घर में हर पर्सन के अंदर नेचुरल इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं। हर पर्सन के अंदर थोड़ा डर होता है, शक होता है, सैडनेस होती है, खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, जेलसी होती है, पोजेसिवनेस होती है, हर तरह की, हम सब के अंदर सारे तरह के इमोशंस हैं। मगर फिर प्रॉब्लम क्या है? हम कौन सी फैमिलीज यहाँ बैठी हैं? क्योंकि हमारे घर में ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है चीज़। हमारे कई पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हैं। गुस्सा सब होते हैं, बट जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो एक डिसऑर्डर बन जाता है। उदास सब होते हैं, होपलेस सब होते हैं, मगर डिप्रेशन एक मेडिकल सिचुएशन बन जाती है। शक सब करते हैं, बट पैरानॉइड जब हो जाते हैं, जब एक्सेस हो जाता है, तो वो बीमारी बन जाती है। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, सब चीज़ों का एक चीज़ जो आपने की बिल्कुल सही, इन सब का एक ही चीज़ है जो सब चीज़ को कवर कर देती है, वो है हर एक्शन पे बिल्कुल पिन पॉइंट देखना और एफिकेसी करना। यस, अगर आप ये चीज़ हर एक एक्शन को कर जाओगे, लाखों चीज़ें होंगी,
आसपास आपकी फैमिली के उनका इफेक्ट आप पे बहुत कम होगा या Yes. पूरा परफेक्टली Yes. यस, तो सारी फैमिलीज, सत श्री अकाल सर, चाहे आप नशा लेते हैं आपका पेशेंट या नशा नहीं लेता है, ठीक है, जीन्स जेनेटिकली अगर घर में ऑलरेडी साइकेट्रिक इश्यूज रह चुके हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हमारी पूर्वजों की रह चुकी हैं, कोई अगर हादसा हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, पर्सनैलिटी हमारी होती है, हमारा माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, तो कोई भी कारण या सब कुछ बीमारी का कारण बन सकता है। जैसे घर में कोई हादसा हो जाए, उस घर में 4-5 मेंबर्स हैं, सबके कोपिंग मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं। हो सकता है 4 के कोपिंग मैकेनिज्म बड़े अच्छे हैं, वो संभाल पाए टेंशन को, वो संभाल पाए उस स्ट्रेस को, 5वां पर्सन नहीं संभाल पाया, यानी कि उसके जो कोपिंग मैकेनिज्म है, उसको जो ज़िंदगी मैनेज के जो वल होते हैं वो उसको नहीं आते, वो कमज़ोर है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब सारी चीज़ों की पढ़ाई जो करी है वो एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने करी है। तो हम सब यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिनको दिमागी तौर पे बीमारी हो गई है। उसका ये कतई मतलब नहीं है, हमें हमेशा कहना पड़ता है, क्योंकि जब बोला जाता है दिमाग खराब है तो लगता है कोई गाली दे रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है, कोई हमारे लव्ड वन को नीचा दिखा रहा है। मगर हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन है, ब्रेन बॉडी का हिस्सा है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। दिमाग का हिस्सा भी खराब हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब दिमाग खराब होता है और जिस घर में ऐसा एक पेशेंट होता है तो उस घर में क्या होता है, कोई पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा शक करने लग जाता है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, इन सारी चीज़ों से इंसान को दर्द होता है, बिकॉज कोई भी इंसान वैसे वायलेंस नहीं देख सकता, वो इमोशंस उसके बैलेंस में रहते हैं। तो एबनॉर्मल क्या हुआ, जब नॉर्मल पैरामीटर से हट के चीज़ होती है। जैसे गुस्सा आया तो थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, मगर एक पर्सन को इतना गुस्सा आया कि उसने घर में सब कुछ तोड़ दिया, दैट इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि अगर हमसे गुस्सा मैनेज नहीं हो रहा, दैट मीन्स हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, हमारा कमांडर ठीक नहीं है। अगर हमें है सफाई का, चलो एक बार तो घर में रोज सफाई होती है, बट कोई पर्सन हर 10 मिनट बाद सफाई कर रहा है, दैट मीन्स वो नॉर्मल से हटकर हो गया। हम सबको शक होता है, हम सबको डर होता है, मगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा 24 घंटे शक ही करता जा रहा है, बार बार वो बात पूछ रहा है, यानी कि अब उसका दिमाग एक जगह आके रुक गया है। तो दिमाग में सोचें होती है, सोचें चलती रहे तो ठीक है, जब भी हमारी दिमाग की सोच कहीं पे भी आके रुक जाएगी तो मतलब बीमारी हो गई। अब वो गुस्सा भी हो सकता है, वो शक भी हो सकता है, वो शराब भी हो सकती है, वो ड्रग्स भी हो सकती है, वो पढ़ाई भी हो सकती है, वो प्यार भी हो सकता है, वो सेक्स एडिक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो ट्रीटमेंट है उस बहाव को फिर से चलाना, मन और मत का ट्रीटमेंट करवाना। तो इस बात से हमारी शुरू हुई थी बात कि हम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, हम जितना मर्जी अपने रिश्तेदार को जानते हो, आप बेटे को लाए हो, कोई हस्बैंड को लाया है, कोई माँ को लाया है, कोई भाई को लाया है, मगर हम अपने पेशेंट को पहचानते हैं। आप अपने रिश्ते को पहचानते हो और डॉक्टर पेशेंट को पहचानते हैं। तो ये अच्छा होगा आपके लिए भी और पेशेंट के लिए अगर आप डॉक्टर को फॉलो करो। जैसे बहुत सारी फैमिलीज कहती हैं नहीं नहीं मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही है,
तो मैं कहती हूँ हाँ आपके हस्बैंड ऐसे होंगे मगर हमारा पेशेंट ऐसा है। सो ये जो जद्दोजहद है ना फैमिली की, ये कुश्ती बहुत चलती है फैमिली की। हॉस्पिटल आने से पहले भी हम कुश्ती कर रहे होते हैं, अपने तरीके आजमा रहे होते हैं, अपना ही सोच रहे होते हैं, ये इसकी वजह से हो रहा होगा, ये उसकी वजह से हो गया, नहीं नहीं इसको ना टेंशन थी, नहीं ना एग्ज़ाम था, नहीं नहीं इसकी ना शादी टूट गई, नहीं ना इसकी ना बीवी भाग गई, नहीं नहीं ये ना शायद बच्चा बीमार हो गया इसलिए, या ये ना ये दोस्तों ने कर दिया। नहीं, बीमारी हमारे पेशेंट के अंदर है, उसका ब्रेन में डिसऑर्डर है, उसका ट्रीटमेंट होगा तो वो ठीक होगा। इट इज़ नॉट आउटसाइड, इट इज़ इनसाइड। इसलिए जब हम जगह बदलने की कोशिश करते हैं, जब हम पेशेंट की शादी कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं जी बच्चा हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। जैसे बच्चा होने से किसी का कैंसर ठीक हो सकता है, जगह बदलने से आप इंडिया से उसको कनाडा भेज दो तो उसका कैंसर ठीक हो जाएगा? नॉट पॉसिबल ना। तो हमें ये साइको एजुकेशन सेशंस में बैठ के सीखना पड़ता है कि दिमागी बीमारियां क्या होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, और हमें एज फैमिली, क्योंकि हमारे घर के जो लव्ड वन है जिसको हम लेकर आए हैं, अगर उसके दिमाग में खराबी आ गई है, वो अपना भला बुरा नहीं समझ सकता, वो फैसला नहीं कर सकता, तो हमें सीखना पड़ेगा पहले कि हमने पेशेंट को जब उसका डोपामिन बढ़ जाता है और वो चिल्लाता है, एग्रेसिव होता है, तो उस टाइम हमने कैसे संभालना है। जब हमारा पेशेंट जिद करता है, फिक्स्ड हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है, फैमिली का क्या रोल बनता है। तो ये हमारी लर्निंग है, और इस लर्निंग में फैमिली दो ही काम कर सकती है, या इलाज करा सकती है या इनेबल कर सकती है। अगर आप इलाज नहीं करा रहे, आपका पेशेंट रिकवरी में नहीं है, तो आप 100% अपने पेशेंट की बीमारी को बढ़ा रहे हो इनेबल करके, कोई भी रीज़न आप दे दो। अब हमारे पास फैमिलीज आती हैं, जी जॉब का इशू है छुट्टी दे दो, ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, जी शादी फिक्स हुई है, जी फसल कटनी है, वॉट एवर रीजन्स, जो मर्जी रीज़न हो, चाहे कोई एमरजेंसी हो, या आप इलाज में हो या आप इलाज में नहीं हो। सो बाकी सारे नॉन इश्यूज हैं। फैमिलीज को ना बहुत कुछ सर समझना पड़ता है। एक तो बीमारियों की समझ नहीं होती है, इसलिए बोला जाता है आकर मीटिंग में बैठो, सेशन में बैठो। इन बीमारियों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। ब्रेन भी बीमार होता है, हमें क्या करना है, हमें इनेबलिंग क्या होती है, प्रोवोकिंग क्या होती है, हम बीमारी समझते नहीं, इसलिए यहाँ आने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा हमने अपने पेशेंट को समझाया होता है, और यहाँ के पहले पता क्या चलता है कि समझ ही तो बीमार है। जिसको हम समझा रहे थे उसकी समझ ही बीमार थी, तो हमारा समझाना सारा वेस्ट हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गई, अब हम नहीं समझा सकते। पहले 7 दिन विड्रॉल्स में, डिटॉक्स में, जब हम पेशेंट को स्टेबल कर रहे होते हैं, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइकोलॉजिस्ट कमरे में जाके आपके पेशेंट को नहीं समझा रहा। आपने नोट किया? क्या आपकी मदर को समझाने आते हैं? नहीं। क्या आपके पेशेंट को कमरे में आके डॉक्टर समझा रहा है? क्यों नहीं समझा रहा? क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि वो डॉक्टर उसकी समझ को ठीक करने की दवाई दे रहा है। डॉक्टर को पता है कि अभी वो समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए आप भी समझाना बंद कर दो, और समझ से हम इलाज की तरफ आए। सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, जब आप हॉस्पिटल आ गए तो अपनी समझ बंद कर दो। चाहे आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, आप कोई ऑफिसर हो, आपने पीएचडी करी हो, चाहे आप डॉक्टर्स हो, चाहे आप किसी भी फील्ड को बिलोंग करते हो, इसलिए लेट द डॉक्टर डू। आप सब कुछ करके जब हॉस्पिटल आ गए तो क्यों इतनी कुश्ती कर रहे हो अभी भी?
डॉक्टर के हिसाब से चलो। डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है, अब जैसे पहले दिन से हम स्टार्ट करें, कोई अगर डॉक्टर पेशेंट को रेस्ट करवाना चाहता है माइंड को, तो वो उसको सुला के रखेगा, सुलाने दो उसको। डॉक्टर को पता है ब्रेन पे कैसे काम करना है, उसमें आप अपना इंटरफेरेंस नहीं करो। क्यों सो रहा है, क्यों जाग रहा है, खाना नहीं खाया, भाई डॉक्टर को ज़्यादा टेंशन है आप उस अपने पेशेंट की हॉस्पिटल में कि नहीं। डॉक्टर को पता है अगर 3 दिन खाना नहीं खाएगा वो ड्रिप लगा देगा, कुछ नहीं होता। डोंट इंटरफेयर। डॉक्टर को पता है मूड स्टेबलाइजर क्यों देना है, डॉक्टर को पता है एंटीसाइकोटिक क्यों देनी है, डॉक्टर को पता है ये एग्रेशन में जा सकता है, इसको विड्रॉल्स होंगे, मैंने कैसे इसको सपोर्ट सिस्टम देना। मगर फैमिलीज आके बहुत इंटरफेयर करती है, अपनी इंटेलिजेंस यूज करती है। किसी भी अस्पताल में आप किसी सर्जन को बताओगे भाई तो ऑपरेशन थिएटर में ऐसे ऑपरेशन करना, बता सकते हैं हम, मगर हमारे अस्पताल में सब कुछ होता है जो दूसरे अस्पतालों में नहीं होता। बस इसी जद्दोजहद में पहले हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हॉस्पिटल आने से पहले। हॉस्पिटल आके आधा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी हम लगा देते हैं इसमें, अब इसे सुलाना है, अब इसे उठाना है। अरे भाई हॉस्पिटल आए क्यों थे? फिर हम नॉन इश्यूज में फंस जाते हैं, यहाँ पंखा खराब है, यहाँ एसी खराब है, खाना ऐसा मिला, ये ऐसा मिला, वो ऐसा मिला, नॉन इश्यूज। इन सब से पता चलता है फैमिलीज दिमागी तौर पे कितनी बीमार हो चुकी हैं, थक चुकी हैं, कि बीमारी कुछ और है, उनका ध्यान कहीं और है। सो ये सारे के सारे सेशंस फैमिली के लिए समझने के लिए है कि आप पहले देखो आप मेंटल स्टेट, सही मेंटल स्टेट में हो, कहीं आपका डोपामिन तो नहीं बढ़ा हुआ, कहीं आप खुद ही फियर और पैनिक में तो नहीं हो। शायद तभी WHO फैमिली डिजीज बोलती है कि सब घर में बीमार हो जाते हैं। तो आप फिर हमारी प्लाइट देखो, डॉक्टर भाटिया की प्लाइट देखो, मेडिकल एक्सपर्ट की प्लाइट देखो कि एक के साथ एक फ्री मरीज मिलता है हमें लाइटर नोट पे। क्योंकि जब फैमिली यहाँ आती है बहुत दर्द में होती है, फैमिली थकी होती है, फैमिली पैनिक में होती है, फैमिली हार चुकी होती है बहुत बार, फैमिली ना उम्मीद हो चुकी होती है, फैमिली के सपने टूटे होते हैं, फैमिली की इज्जत खत्म हुई होती है, फैमिली का पैसा खराब हो रहा होता है, फैमिली के रिश्ते खराब हो रहे होते हैं। आई कम टू यू। एक मैं टॉम क्रूज का फैन हूँ, जिस तरीके से टॉम क्रूज करता है चीज़ को, कभी खतरनाक स्टंट्स कर पाता है, इसने डायरेक्टली डायरेक्टली साइकेट्री है। टॉम क्रूज was an actor, is an actor. एक्टर की बात नहीं है, he can do anything, he can drive a Formula 1 car. Okay. But he cannot, he's not a doctor, so he cannot treat patient. He said one right thing that psychiatric medications are the real power of psychiatry. Yes, definitely. Medications are the ones that are real, that really. Yes, medicines are important. Thank you for giving me another point. कि बॉडी का कोई भी हिस्सा बीमार होता है, खराब होता है, तो क्या हम उसको बातों से ठीक करते हैं? क्या हम कसमें वादे देते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी अगर तुम कैंसर निकाल दो? नॉट पॉसिबल ना। इसी तरह से पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर की सुनो। दूसरा, डॉक्टर का काम है दवाई देना, अगर शारीरिक बीमारी है तो हमें दवाई खानी पड़ेगी, और डॉक्टर को पता है उसका काम है दवाई देनी है।
तो हमारे हॉस्पिटल में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है या तो फैमिली या पेशेंट, नहीं ये 5 नहीं खानी 4 खानी है, नहीं ये दे दो, नहीं बदल दो। अरे भाई डॉक्टर के सामने पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर ने पढ़ाई करी है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, वो कैसे बात कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, तो उसको करने दो। तो डे 1 से लेकर घर में जब से बीमारी शुरू हुई है तब तक आज तक हम अपना दिमाग लगाते हैं, तभी हमें रिकवरी नहीं मिलती, तभी हमें इलाज नहीं मिलता। मैं आपसे वो बातें शेयर कर रही हूँ, क्यों हमारा पेशेंट ठीक नहीं होता, क्यों पेशेंट ठीक नहीं होता। अगर पेशेंट में भी इंसाइट आ जाती है ना, वो भी थेरेपिस्ट को और डॉक्टर को सिखा रहा होता है। एनीवेज, हम पेशेंट की बात नहीं करते, हम वापस आते हैं फैमिलीज पे। दैट अपनी लाइफ को सिंपल करो, कारण मत ढूंढने बैठ जाओ क्यों हुआ कैसे हुआ, अब हो गया, अब तो बीमारी घर पे आ गई, अब आप देखो कि अब क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मीन्स मेडिसिन, ट्रीटमेंट मीन्स काउंसलिंग, थेरेपी, फैमिली ट्रेनिंग, फॉलो अप्स, रिहैबिलिटेशन। इसको हमने फॉलो करना। अब अगर इस प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी फैमिली इंटरफेयर करेगी तो आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा, चाहे आप ABCDEF कोई भी रीजंस दो, चाहे आप रीजन दो, चाहे जेन्युइन रीजन हो, चाहे आपके पेशेंट की जॉब जा रही हो, बीमारी तो नहीं देखती ना कि आज संडे है, इसका जॉब है, त्योहार है, ओ ये तो बड़ी गरीब फैमिली है, इसकी फैमिली, इस फैमिली से निकल जाऊं मैं। बीमारी डजंट सी एनीथिंग, दिस बीमारी इज एज सीरियस एज कैंसर। जब घर में कैंसर का पेशेंट हो तो हम एक बार भी नहीं सोचेंगे अरे ये तो जॉब पे जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हमारे दिमाग में बात ही नहीं आएगी। किसी को हार्ट अटैक आया हो और उसकी जॉब जा रही हो, क्या करेगी फैमिली, जॉब का सोचेगी नहीं। Another reason of failure of treatment is कि हम नॉन इश्यूज पे फोकस करते हैं। पहले हम डॉक्टर की नहीं सुनते, हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं फॉलो करते, हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम फॉलो अप्स नहीं करते, हम रिहैब नहीं भेजते, हम दवाइयों में आनाकानी करते, फिर ट्रीटमेंट को हम मॉडिफाई करते। जैसे मान लीजिए पेशेंट ने सब कुछ किया, फैमिली ने सब कुछ किया, अब 6-7 महीने हो गए, पेशेंट बेटर होने लगा। अच्छा, फैमिली अपने आप ही, अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, अब मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, अब फॉलो अप की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम सबके सामने आने वाली है। जब WHO ने कह दिया कि क्योर नहीं है इन बीमारियों का, क्योर मतलब ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती, ये पेशेंट के अंदर है, तो आप 6-7 months 8 months में कैसे ठीक हो जाओगे जी? दैट मीन्स योर पेशेंट हैज टू स्टे इन ट्रीटमेंट, मेडिसिन चलती रहेगी जैसे शुगर की चलती रहती है। अब आज ही कोई डिस्कस कर रहा था कि अगर पेशेंट ठीक हो जाए, वैसे तो पेशेंट सब कुछ ठीक करता है, बट जब वो नशा ले लेते ना तब पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैंने भी जवाब में यही बोला कि वैसे तो एक पेशेंट की शुगर ठीक रहती है 6 महीने, फिर पता नहीं क्यों शुगर बढ़ जाती है। जब ठीक होती है शुगर, क्या डायबिटीज़ का पेशेंट अपनी दवाई खानी बंद कर देता है? हाँ या नहीं? तो फिर अगर ये वाली बीमारियां का क्योर नहीं है, ये हमारे अंदर बैठी हैं, तो क्यों नहीं? अच्छा, वो ठीक कैसे होंगी? अगर हमारी बीमारी रिलेटेड है हमारी सोचों के साथ, हमारी बीमारी, ये दिमाग रिलेटेड है सोचों के साथ, ये दिमाग में फीलिंग्स, ये दिमाग में मूड्स, ये दिमाग में इमोशंस, ठीक है। अच्छा, दिन में कितनी बार उतार चढ़ाव होता है, जब वो आएगा हमारी फीलिंग, इमोशन, मूड अफेक्टेड नहीं होगा।
अगर आपकी लाइफ में हादसा हो जाएगा, 4 साल लाइफ बहुत अच्छी चली, फिर ये कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, तो हादसा नहीं था ये, तो हमारे मूड ऊपर नीचे होंगे हमारे, और हमें इसी की बीमारी है। अगर ब्रेन खराब है, ब्रेन का एक हैंडीकैप है, हमें मूड डिसऑर्डर की बीमारी है, तो हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, ये जो मूड्स हैं, ये भी तो लाइफ के साथ साथ बदलेंगे, तो हमें पूरी उम्र ध्यान नहीं रखना। तो इसलिए फैमिली को बैठ के यहाँ पे 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, कई बार 20, 30, 40 मीटिंग के बाद जाके थोड़ी सी बात समझ में आती है। तो अगर आप ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इलाज मिलेगा। नहीं तो कभी नहीं कहना पता नहीं कितनी बार इलाज कराया इसका, पता नहीं क्यों नहीं ठीक होता, पता नहीं हम कितनी बार आ गए, वो ये सब कारण है। अगर आप डॉक्टर और ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे तो रिकवरी में पेशेंट नहीं रहेगा, फुल स्टॉप। यस राहुल, दे दो ये सर के पास। नहीं, आपने ना तो आप बात कर रहे हो एक्सेप्टेंस की ना, मतलब डिनाइल से एक्सेप्टेंस का जो सफ़र होता है, ठीक 40 मिनट मीटिंग्स लग जाती हैं, तो एक्सेप्टेंस के लिए पहले सरेंडर ज़रूरी है। तो सरेंडर कैसे करें हम? मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। पहले अगर हम मानेंगे ये बीमारी है तभी हम डॉक्टर को सरेंडर करेंगे ना। अगर हमने माना ही नहीं है बीमारी, बिकॉज ये एक वर्ड में ही सारी जद्दोजहद और कॉन्फ्लिक्ट फंसा हुआ है। क्योंकि यहाँ जब आते हैं ना तो फैमिली एक बड़ा सा प्लेटर लेके आती है, उस प्लेटर में होता है दोस्तों ने लगा दी, बीवी भाग गई, ये हो गया, वो हो गया। उस प्लेटर को खाली करके, उस प्लेट को खाली करके डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, भाई ये बीमारी है और कोई कारण नहीं है। हम बहुत कुछ लेके आते हैं यहाँ पे, हम अपने कारण लेके आते हैं, बीमारी क्यों हुई, फिर हम अपना दर्द लेके आते हैं, हम अपनी भी बीमारी लेके आते हैं। हम सोए नहीं होते, हमने खाना नहीं खाया होता, हमारे अंदर डर होता है, पैनिक होता है, नाउम्मीदी होती है, कितना कुछ लेके आते हैं हम इस हॉस्पिटल में। कभी सोचा है आपने? और हम मांगते क्या है डॉक्टर से? हम पूछते क्या है? इसका लेफ्ट ठीक है, खराब ब्रेन है, पूछ लिवर के बारे में, देन गो टू लिवर हॉस्पिटल। ये सब, ये प्लेटफॉर्म, ये सब सोचने के लिए कि आपको पता भी है आप आई क्यों हो, आपको पता भी है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सो दैट इज वाई ये बीमारियां समझनी बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें सब कुछ तो है। एक जिंदगी उठा के लाते हैं हम प्लेटर में, पूरी जिंदगी, घर, फैमिली, सब कुछ लेके आते हैं इस हॉस्पिटल में, खाली एक पेशेंट नहीं लेकर आते। इसलिए ये मीटिंग्स के सफर में बैठ बैठ के समझ आता है कि चक्कर क्या है। कि हमने तो सिर्फ नशा सोचा था, हमने तो सिर्फ गुस्सा सोचा था, हमने तो सोचा था ये सिर्फ शक करता है, इसको वहम है, ये नशा करता है, मगर चक्कर तो कुछ और ही है। फिर आस्ता आस्ता फैमिलीज खुद बोलती है हम तो खुद बीमार है, हमें तो खुद दवाई दो, हमें तो खुद बहुत गुस्सा आता है। सो प्रैक्टिकली ये बीमारी कॉम्प्लेक्स है, पेशेंट समझ नहीं सकता, फैमिली सुनती नहीं है, और मेडिकल एक्सपर्ट्स को समझाना बहुत मुश्किल है। दैट इज वाई दिस प्लेटफॉर्म इज देयर। इसीलिए अगर आपको अपना पेशेंट, चलो पेशेंट छोड़ो, जिंदगी लाए थे ना यहाँ पे, अगर आपको अपनी जिंदगी वापस चाहिए, अगर आपको मन की शांति चाहिए, तो देन सिट एंड लर्न। तो ये सारी चीज़ें मैंने शेयर करी अपने एक्सपीरियंस से भी, और कि इलाज क्यों नहीं मिलता हमें, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं। नॉन इश्यूज हो गए, नॉन एक्सेप्टेंस हो गई। सो पहले आई थिंक कनफ एक्सेप्टेंस आती है कि बीमारी है, एंड देन यू सरेंडर टू द डॉक्टर दैट आई एम नॉट द डॉक्टर, आई शुड स्विच ऑफ माई ब्रेन और डॉक्टर को फॉलो करें।
सो जब फैमिलीज इन सारे पचड़ों से निकल जाएगी, इनको नॉन इश्यूज को साइड पे रख देगी, डिजीज को अपनाएगी कि डिजीज है, लेट मी फॉलो द ट्रीटमेंट पीरियड। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਐਂਡ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ। ਸ਼ੇਮ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਕੈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬੇਚੈਨੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੌਂਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੇਬਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ ਬਸ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਨੋਟ ਏ ਲਾਈਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੇਗਾ। ਪਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦਵਾਈ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਮਿਟੇਜ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਾਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਅਵੀਆਂ ਤਵੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਰ, ਆ ਸਮਝਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਏ ਜੇ ਸੁੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ 2-3 ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਰਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਤੜਫਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲੋ, वो अपनी बेचैनी करके तड़फते हैं कि माँ का बच्चा जब तक खाना नहीं खाएगा उसको चैन कैसे आएगा। गल अं ना जो पहला मैं जाना है ना, अज तो 15 साल पहला रूम च जाना, पुछना पेशेंट नूं भी भुख लगी आ, रोटी खाधी हो, नींद आ गई सी, घबराहट तो नहीं होंदी, हड्ड पैर तो नहीं टुटते, शरीर तो नहीं तत्ता तत्ता, पहला पेशेंट नूं पुछीदा सी। पर हुण 15 साल के एक्सपीरियंस तो बाद, 20 साल के एक्सपीरियंस तो बाद हुण पेशेंट तक जाण की लोड़ ही नहीं हुंदी। घरदिआं नूं देख के पता लग जाता पेशेंट का हाल की है। घरदिआं नूं पुछीदा हाँ जी भैन जी की गल चुप चुप जे, बस मन जिहा बड़ा खराब है। मैं की गल रोटी नहीं खाधी, भुख ही नहीं लगी। मैं लगता तुसीं राती सुते भी नहीं, नींद भी नहीं आई, आ शरीर भी ना मतलब कि टुटन भजन डिया वा। ये किहदे बारे दस रहे आ, अपने बारे कि पेशेंट बारे? वो आप पेशेंट की नैगेटिविटी सारी कंज्यूम करन डे आ, पेशेंट की नैगेटिविटी सारी आप कंज्यूम करते पे आ। जे तुसी किसी बंदे नूं डुबदे नूं बचाना वा, पहला आप तारी सीख लो। जे सानू आप तारी नहीं आएगी, असी वो तो डुबना ही डुबना, असीं भी नाल डुब जाना। सो मैनू लगता है भी इत्थे बह के फैमिली नूं, इत्थे ट्रीटमेंट ही फैमिली दा हुंदा, मतलब कि 80% इलाज फैमिली का वा ते 20% पेशेंट का वा। पर जो फैमिली एक्सैप्ट ही नहीं करेगी भी असी भी ये नाल बीमार हाँ, सानू भी बेचैनी हाँ, सानू भी घबराहट है, असी भी शॉक्ड हाँ, असी भी कन्फ्यूज़ड हाँ, फैमिली मनने रहे सही, फैमिली मनती नहीं। मुझे लगता है सर कि अगर यहाँ फैमिलीज बैठ के क्या करना है उसकी जगह क्या नहीं करना वो सीख लेना, वही बहुत है। बिल्कुल, बिकॉज क्या करना है चलो इवेंचुअली ट्रीटमेंट में वी विल लर्न, मगर क्या नहीं करना है इस बीमारी में वो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कर कर के ही बीमारी बड़ी होती है और हमने अनकॉन्शियसली वो सब किया होता है। जैसे हम इनेबलिंग करते हैं, हम प्रोवोकिंग करते हैं, तो या हम इलाज में हैं या हम इनेबल कर रहे हैं, मतलब दो ही रास्ते हैं। फैमिली ना अपनी ਜਿਹੜੀ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, डॉक्टर को जाईदा, जिस तरह डॉक्टर कहता इलाज कराईदा उहदे हिसाब नाल दवाई लईदी आ। इस तरह ब्रेन च भी आप डॉक्टर ते सुट दांगे तो डॉक्टर आपे इलाज करेगा। इसलिए 6:45 बजे जब हर कमरे में मैं गई हूँ और काफ़ी सारे फैमिलीज ने बोला है पेशेंट आ जाए, पेशेंट को ले आए कि हमने आना है, तो आंसर है कि हमने बैठना है पहले। यहाँ ये मीटिंग्स, ये सेशंस हमारे लिए है टू लर्न। सर आपके आने से पहले मैं शेयर कर रहा था कि कैसे, क्योंकि मम्मी ने बताया कि हाफ ऑफ द फैमिलीज आर हियर फॉर नो सब्सटेंस और आधी हैं जिसमें सब्सटेंस यूज है। तो मैंने शेयर किया था कि जैसे हमारा केस रहा है, पापा का जब सिर्फ मूड खराब होता था ना, वो ज़्यादा डेंजरस लगता था मेरे को। एंड जब वो अपना सेल्फ मेडिकेट करते थे अल्कोहल पी के, दैट इज़ लेस डेंजरस। तो ये बस मेरे दिमाग में था सर फैमिली के हिसाब से, क्योंकि फैमिली ना अपने पेशेंट को जो फैमिली इनेबल करा रही है वो एक वे आउट सीख कर लेती है, और जो फैमिली इनेबल नहीं करा रही है वो ज़्यादा कैरी करती है अपने साथ। बिल्कुल 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 सही गल। फैमिली का दिमाग भी ना ऑटो मोड च गया है, और ना चाहते हुए भी सब कुछ करते हैं, ना चाहते हुए उन्हों की ब्रेक लगती नहीं। फैमिली आप बड़ी है ना, सो इट इज़ द फैमिली प्रोग्राम। मैं जो तुहाडे सामने बैठा गलबात कर रहा, ये सारी मेरी स्टार्टिंग तो मेहनत 3-4 साल मेहनत मेरे घरदियां दी है, बाद च मेरी वारी आई। पर यह अभी फैमिली वास्ते बहुत सीखना, फैमिली नूं पूरी नर्सिंग सीखनी पैनी पूरी, क्योंकि बीमारी दिसदी नहीं। फैमिली जो समझती पई है ना मरीज नूं होया, वो नहीं होया, वो नहीं होया। क्योंकि हमारे केसेस में जब कोई चीज़ हम सीखने जाते हैं ना, नई चीज़, वो आसान होती है।
हमने यहाँ पे बैठ के अनलर्न करना है। इतने सालों से जो हम सीख चुके हैं, जो हमारे दिमाग में बैठ चुका है, जो हमारे बिहेवियर्स हो चुके हैं, उनको एक एक करके निकालना। जैसे सर ने कहा ऑटोमेटिक मोड, न्यू चीज़ सीखनी बहुत आसान है। पुरानी चीज़ों को जो अंदर बोलते हैं ना ढीठ हो चुकी है, हमारे अंदर तक जा चुकी है, उनको पहले तो पहचानना ही मुश्किल है। बिकॉज हमें लगता है ठीक ही तो है, माँ ऐसे ही तो करती है, बीवी ऐसे ही तो करती है। तो उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करना, अनलर्न करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस।